नमस्कार प्यारे साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में जो एलटी और लेक्चर के पद आने वाले हैं उसमें हम हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के आधार पर ही जो पुराना सिलेबस है उसके आधार पर ही फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग दोबारा से तैयारी करेंगे। सिलेबस वैसे भी वही रहने वाला है, हिंदी साहित्य और व्याकरण वैसे भी नहीं बदलने वाला है, तो तब तक क्यों ना हम अपनी तैयारी करते और बाद में जब सिलेबस आ जाएगा उसके आधार पर हम रिवीजन कर देंगे। उसी क्रम में हमने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था। सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास किया, उसके बाद हमने हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा है उसको देखा, फिर लेखन परंपरा, फिर हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, उनकी क्या विशेषताएं थी, अलग अलग इतिहासकारों ने जो जो अपने इतिहास लिखे उनके बारे में हमने पढ़ा। और आज जो हिंदी के जो साहित्यकार हैं या इतिहासकार हैं उन्होंने जो काल विभाजन किया है उसको हम पढ़ेंगे। तो काल विभाजन में भी बहुत सारे आधारों के आधार पर ही काल विभाजन किया गया। जैसे किसी ने प्रवृत्ति को आधार माना और उसके आधार पर काल विभाजन किया, किसी ने विकास के आधार पर काल विभाजन किया और उसी के आधार पर अपने इतिहास में विभिन्न कालों का नामकरण किया। जैसे प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे अगर किसी साहित्यकार ने, किसी इतिहासकार ने अगर प्रवृत्ति के आधार पर किया तो उसके साहित्य में हम, उसके इतिहास में हम देखेंगे कि संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, ये प्रवृत्तियां हैं कि जब संत या सूफी काव्य धारा चल रही थी या संत काव्य धारा चल रही थी तो उसके आधार पर जो नाम रखा गया वो प्रवृत्ति के आधार पर हो गया। विकास के आधार पर कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ, आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर स्वच्छंदतावाद, ऐसे इस प्रकार से, और प्रधानकर्ता के आधार पर, यानी जो किस युग में कौन प्रधान कवि रहा या प्रधान लेखक रहा, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, इस प्रकार से। ये सिर्फ आधार है और इसको आप वैसे देख लें, कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगर ध्यान में रहेगा तो पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। इसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नोट्स में लिख लें या वैसे ही समझ लें। इसके बाद सबसे पहले हम काल विभाजन करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का जो काल विभाजन है उसको देखेंगे। इनकी जो पुस्तक है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में, और स्वतंत्र रूप से 1890 ईस्वी में आई। यहाँ देखिए इन्होंने जो अपना काल विभाजन किया उसको 11 भागों में बांटा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 12 अध्याय है उसमें और युगों को 11 युगों में बांटा है। तो सबसे पहले है चारण काल, 700 से 1300 ईस्वी। यहाँ देखिएगा जो इन्होंने काल विभाजन किया इनका एक आधार नहीं है, अलग अलग आधार पर। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सन दे रखा है, फिर पीछे कहीं पे सन नहीं दे रखा है। तो इन्होंने इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके इतिहास को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है, इतिहास नहीं माना, क्योंकि इतिहास उसी को माना जाएगा जिसमें कोई भी चीज पर्याप्त आधार पर, कोई प्रामाणिकता के आधार पर और क्रमशः कोई चीजें हों। इसमें क्रमशः भी चीजें नहीं है। तो देखिए जैसे सबसे पहले है चारण काल, 700 से 1300 ईस्वी। फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1580 से 1692, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने 11 युगों में बांटा है और भाग 12 है। 12 भाग में विविध नाम से कोई अध्याय है, लेकिन युग जो है उन्होंने हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटा है। और ये सब याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रियर्सन के काल विभाजन में नहीं आता है। तो इनको आप किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर मैं अभी जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी वहां पे मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी। मैं यहाँ पे लिख रही थी लेकिन मैं फिर भूल गई हूँ। तो यहाँ पे जैसे सी पी जा ब्रज मत रीत आंकवे, ये इसकी ट्रिक है, लेकिन मैं अच्छे से लिखाऊंगी तब समझ में आएगा। इसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन हम करेंगे। मिश्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक है, 1913 और 1934 में। इसका पहला भाग 1913 में और दूसरा 1934 में। सबसे पहले आरंभिक काल, इन्होंने जो पहला
काल बताया है, उसको बताया आरंभिक काल, उसको भी दो भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत तक। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि किसने विक्रमी संवत में विभाजित किया है और किसने सन में। तो ये 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत तक। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। माध्यमिक काल है फिर पूर्व माध्यमिक काल से 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक। उसके बाद अलंकृत काल तीसरा है, पूर्व अलंकृत काल 1581 से 1790, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1890 विक्रमी संवत। फिर है परिवर्तन काल 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1925 से अब तक। साथियों यहाँ देखिए इन्होंने जो 5 भागों में बांटा है और कुल मिलाकर के 8 उपविभागों में इसको बांटा है। इसके जो सन है ये भी याद होना चाहिए और कितने भागों में और कितने उपविभागों में बांटा है वो भी याद होना चाहिए। अगले जो हमारे इतिहासकार है रामचंद्र शुक्ल। साथियों सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से ही काल विभाजन किया है और बाद के जो जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके इसी को ही माना है। यहाँ तक कि नागरिक प्राचारणीय सभा ने भी इसी को ही माना है, थोड़ा बहुत फिर बदल करके। तो जब क्वेश्चन आंसर आएगा और जब तक नाम नहीं दे रखा है कि किस इतिहासकार के अकॉर्डिंग इस काल की समय सीमा कितनी है, तो रामचंद्र शुक्ल की ही समय सीमा मानी जाती है। तो और वैसे तो सब याद कर लें अपनी सेफ्टी के लिए, और अगर कोई अन्यथा अगर आपको याद नहीं करने हैं तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। यहाँ हमने पढ़ा था कि इन्होंने विधेयात्मक पद्धति का प्रयोग किया था और विधेयात्मक पद्धति में दोहरी नामकरण की प्रवृत्ति है। तो सबसे पहले इन्होंने ही दोहरी नामकरण की पद्धति भी अपनाई थी इसमें। जैसे इन्होंने पहले देखो आदिकाल भी कहा और वीरगाथा काल भी कहा। 1050 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत तक। पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल दो नाम इन्होंने रखे हैं। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से और 1900 विक्रमी संवत तक। आधुनिक काल और गद्यकाल 1900 से विक्रमी संवत से और विक्रमी संवत से अब तक। दोबारा देखेंगे, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल 1050 से 1375, वीरगाथा काल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से 1900 और गद्यकाल 1900 से अब तक। ये भी आएगा कि भक्तिकाल को और क्या नाम दिया है, रीतिकाल को अन्य कौन सा नाम दे रखा है, गद्यकाल को कौन सा नाम दे रखा है। तो इसमें सब इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में इनका साहित्य आया। उसके बाद यहाँ देखिए इन्होंने भी रामचंद्र शुक्ल के ही इतिहास को फॉलो किया है, बस यहाँ पे संधि काल इन्होंने ऐड कर दिया है और आदिकाल को चारण काल कह दिया है। संधि काल विक्रमी संवत 750 से 1050 तक है। फिर उसके बाद 1000 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। आदिकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा है। यहाँ पे इसको इन्होंने संधिकाल कहा है और 750 से 1000 तक संधिकाल और 1000 से 1375 तक चारण काल। ये भी क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को दो भागों में किसने बांटा है, तो राम कुमार वर्मा जी ने, और संधिकाल की समय सीमा पूछी जाएगी तो अलग से और चारण काल की अलग से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी, भक्तिकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा कितनी है, या कोई सा भी काल देख देंगे और समय सीमा पूछ ली जाएगी ऑप्शन में। इसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग जो है वो 1964 और द्वितीय भाग जो है वो 1965। इनका जो काल विभाजन है वो देखेंगे, इन्होंने 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।
प्रारंभिक काल को शून्य काल भी कहा है, 1184 से 1350 ईस्वी तक, और मध्यकाल 1350 से 1857 ईस्वी तक। और जो ये मध्यकाल है इसको दो भागों में बांटा इन्होंने, पूर्व माध्यमिक काल और मध्यकाल। पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर मध्यकाल। इसको उत्कर्ष काल और इसको चरमोत्कर्ष काल का है। 1350 से 1500 तक पूर्व माध्यमिक काल है और 1500 से 1857 तक मध्यकाल है, जो कि समय सीमा यहाँ पे दे रखी है दोनों के मिलाकर के 1350 से 1857 ईस्वी तक। उसके बाद है आधुनिक काल 1857 से अब तक। अब आधुनिक काल का भी इन्होंने विभाजन किया है, इसके भी उपविभाग किए हैं। जैसे भारतीय युग 1857 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावाद 1920 से 1937 तक, प्रगतिवाद 1937 से 1945 तक और प्रयोगवाद 1945 से 1965 तक। इसके बाद है नगेंद्र, इनका जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसका संपादन इन्होंने किया है, इतिहास नहीं लिखा है ये, और इसके 10 खंड है, 1973 में ये इन्होंने संपादित किया था। इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वह है 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक। ऐसा भी पूछा जाएगा जैसे 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक, तो ऑप्शन में 650 से और 1550 तक भी आ सकता है। भक्ति काल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक, यानी 1450 से और 1650 तक ये भी आ सकता है। जैसे ये है 650 से 1350 और ये 1350 से 1650, ऐसे मध्य से। रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। आदिकाल 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक, 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक, 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र का जो हमने अभी पीछे ये पढ़ा है, इनका जो काल विभाजन पढ़ा, इसमें जो आधुनिक काल है, ये आधुनिक काल जो है इसके भी इन्होंने उपविभाजन कर रखे हैं। तो आधुनिक काल में सबसे पहले आ जाता है पुनर्जागरण काल, यानी पूछा जाएगा भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो पुनर्जागरण काल या भारतीय युग की जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1800 ईस्वी तक। छायावाद 1918 से 1938 तक और छायावादोत्तर 1938 से अब तक। छायावादोत्तर भी इसके भी उन्होंने उपविभाग किए हैं। प्रगति से प्रयोग काल 1938 से 1953 तक और नवलेखन काल 1953 से अब तक। इसके बाद नागरिक प्राचारणी सभा द्वारा जो संपादन किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का, वहाँ पे जो सर्वमान्य है उसी को माना है और सब इतिहासकारों का संग्रहित रूप, और अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही काल विभाजन आधार माना गया है। और शुक्ल के बाद हमने देखा, शुक्ल जी से पहले सबके अलग अलग हैं काल विभाजन के आधार, और शुक्ल के बाद लगभग सबने इन्हीं को ही माना है, थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ। आदिकाल या वीर गाथा काल विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, ये नागरिक प्राचारणी सभा का है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700, ये विक्रमी संवत में है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से अब तक। 1900 में 57 माइनस करेंगे तो सन 1843 ईस्वी आ जाएगी। ये तो पता ही होगा कि 57 माइनस कर देने से, क्योंकि संवत 57 ईयर आगे चलता है ईस्वी से। तो 1843 से 1857 तक के काल को इन्होंने संक्रांति काल माना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, संक्रांति काल की समय सीमा, तो 1843 से 1857 तक। उसके बाद जो आधुनिक काल है उसमें इन्होंने जो भारतीय युग, आधुनिक काल के अंतर्गत जब आगे हम पढ़ेंगे कि आधुनिक काल को किन उपविभागों में बांटा गया है, तो वहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा भारतीय युग। तो भारतीय युग को पुनर्जागरण काल भी कहा गया है 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 1936। प्रगतिवाद 1936 से 1943। प्रयोगवाद 1943 से 1952। नई कविता 1952 से 1960। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 और समकालीन कविता 1990 से अब तक।
जो नागरिक प्राचारणी सभा द्वारा जो ये काल विभाजन किया गया है, ये एक फ्रेम जैसा है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और जब हम इसको ऐसे ही याद कर लेंगे तो जब हम बाद में आधुनिक काल पढ़ेंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से कवि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो समय सीमा है वो भी याद कर लीजिएगा। साथियों, हमारा आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। और इसमें देखो मैं एक ब्रीफ समरी बता रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका इतिहास शब्द का अर्थ पढ़ा। जो हमने देखा था कि इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ था। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उसके लिए सबसे पहले शर्त ये थी कि इतिहास का मतलब क्या होगा, ऐसा ही था, अर्थात इतिहास में वही लिखा जाएगा जो सत्य होगा। तो इतिहास शब्द का अर्थ क्या हुआ, ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ था, अर्थात हमारा जो इतिहास होगा वो प्रामाणिक ही होगा। बिना प्रामाणिकता के जो इतिहास लिखा गया उसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा गया। उसके बाद हमने देखा कि जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास बुक्स हैं, नगेंद्र की, बच्चन सिंह की, शुक्ल जी की, इन्होंने अपने जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उनको लिखने की पद्धतियाँ, किस पद्धति को आधार बनाया उन्होंने कि किस प्रकार से लिखे। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था गारसादत्ता सिंह, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया कि सबसे पहले हमने अ वाले नाम के कवि को रख दिया और लास्ट में ह वाले को लिख दिया, ऐसे उन्होंने लिखा। और उसके बाद हमने देखा जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कालानुक्रम पद्धति को, मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति को, विधेयवादी पद्धति को रामचंद्र शुक्ल जी ने, समाजशास्त्रीय पद्धति आचार्य महावीर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस प्रकार से हमने देखा। और वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इसके बाद अपने पद्धतियों के आधार पर इन्होंने इतिहास लेखन की जो परंपरा है उनको हमने पढ़ा कि किस इतिहासकार ने कौन सा इतिहास लिखा, उस इतिहास में कौन कौन सी विशेषताएं थी, कब वो लिखा गया, कौन कितने कवियों को जोड़ा गया, किसने सिर्फ हिंदी के कवियों को रखा है, किसने उर्दू के कवियों को भी स्थान दिया है, और कितने वर्षों के इतिहास को किस किस लेखक ने अपने इतिहास में स्थान दिया है। इस प्रकार हमने इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा था। जैसे गारसा दत्तासी जी को हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, और जो 1843 और 1847 में प्रथम 2 भाग आए थे, फिर आगे 1870 और 71 में भाग आए थे। उसके बाद हमने मिश्र बंधुओं जी को पढ़ा था 1913 1934 दूसरा भाग उसमें आया था 34 में, रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में, 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। तो इस प्रकार हमने इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा था। फिर आज जो हमने किया वो इतिहासकारों द्वारा काल विभाजन किस प्रकार किया, कि क्या आधार माना है, किसने किसको आधार माना, और काल विभाजन के आधार पर उन्होंने अपने कालों के नाम क्या रखे हैं। इतिहास को वैसे ही संग्रहित करके भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन हम अपने नोट्स भी बनाते हैं तो अलग अलग डिवाइड करके करते हैं उसको, ताकि हमें जब हम इनको पढ़ें तो हमें अच्छे से याद आए, और आने वाले समय में हमसे जो हमारे बाद जो तैयारी करते हैं वो हमारे नोट्स से अगर पढ़े तो किस प्रकार पढ़े। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आधार मानकर बहुत अच्छे तरीके से काल विभाजन किया गया, काल विभाजन का आधार माना गया, और इन्होंने अपने विभिन्न कालों के नाम रखे। तो साथियों, ये हमने अभी तक पढ़ा, और सबसे पहले जो हमने काल पढ़ा है वो है आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर देखें तो 1050 से 1375 तक आदिकाल। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आदिकाल पे होगा। आदिकाल में बहुत विस्तृत इतिहास आता है, बहुत विस्तृत साहित्य है, बहुत सारे कवि है। तो धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ साथियों। लेकिन इससे पहले इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद हमारी व्याकरण की क्लास होगी। धन्यवाद।